आपको बता दें कि कल ज्ञापन लेने आए सीओ द्वितीय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसके बाद शासन प्रशासन ने कोरोना का खतरा बताते हुए धरने को समाप्त कर दिया और सभी को होम आइसोलेट कर दिया। साथ ही धरने में मौजूद लोगों पर धारा 144 और 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पिछले 7 दिन से पेरेंट्स एसोसिएशन अपनी 5 मांगों को लेकर धरने पर था। आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए धरना जबरन खत्म करवा दिया गया। ज्ञापन लेने कल सीओ द्वितीय धरना स्थल पर पहुंचे थे। जिला मुख्यालय के बाहर अभिभावक अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए थे। आपको दिखाएंगे कि वही धरना स्थल है जहां पर जो अभिभावक थे वो बैठे हुए थे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से सभी अभिभावकों को यहां से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं जो जगह है, इसको पूरी जगह को, जो धरना स्थल की जगह है, इसको पूरी को सैनिटाइज किया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई है। जो लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे उनको आइसोलेट किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार जो पुलिस है वो पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है। खुद जो गाजियाबाद के एसपी सिटी हैं, एडीएम सिटी हैं, वो यहाँ पूरी तरीके से मौजूद हैं, क्योंकि 8 दिन से इन लोगों का धरना, अभिभावकों का धरना चल रहा था, जिसके बाद इनकी कोई भी जो रिपोर्ट थी, कोरोना रिपोर्ट, वो नहीं हो पाई थी। जिसके बाद कल सीओ इनसे ज्ञापन लेने के लिए आए थे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से इनको तुरंत तत्काल इनको सुबह यहाँ से हटाया गया। 7 दिन से अभिभावकों का धरना चल रहा था। आज पूरी तरीके जो धरना उसको समाप्त कर दिया गया। हमारे साथ एसडीएम है, इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आज धरना स्थल को धरने को हटा दिया गया, क्या मामला? एक्चुअली मामला यह है कि अभी 2-3 दिन पहले सीओ सेकंड ज्ञापन लेने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ यहाँ आए थे धरना स्थल पर, और जिसके बाद उनकी जांच, उनको तो बीमारी महसूस हुई, तबीयत खराब महसूस हुई, तो उनकी जांच उन्होंने जब कराई तो वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। तो पॉजिटिविटी को रोकने के लिए, आगे संक्रमण ना फैले, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ये इनको जाँच करने के लिए आह्वान किया गया कि भाई आप जाँच करा लीजिए। आप लोगों ने जाँच करने से मना कराया, तो फिर इनकी केवल इनको यहाँ से जांच के लिए आगे फॉरवर्ड किया। आइसोलेट भी इनको किया जाएगा? हाँ, आइसोलेट भी सर इनको किया जाएगा। आइसोलेशन का अगर जांच रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से जो आइसोलेशन का रूल है, होम आइसोलेशन है या दूसरे तरीके हैं, रद्द कार्रवाई की जाएगी। 7 दिन से इन लोगों का धरना चल रहा था। 7 दिन से कोई डॉक्टर की टीम यहाँ पर इनके पास? देखिए, 7 दिन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। 7 दिन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि कोरोना की जो सीओ साहब की रिपोर्ट है वो रिसेंट अभी आई है, और जैसे ही हमें पता चला, और हमारी जिम्मेदारी है कि महामारी ना फैले, और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय इसके प्रति बिल्कुल पूरी तरह से जागरूक हैं। तो जागरूकता के साथ जीएम सर एक्टिव होकर जो है इस पर संज्ञान लेते हैं, तो कोरोना ना फैले, इसके लिए जो है ये कार्रवाई करके इनको जांच। सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि 7 दिन से इन लोगों का धरना चल रहा था, ये लोग एक साथ यहाँ बैठे हुए थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग? मैंने आपको बताया, जब संक्रमण निकला तभी हमने जो है जांच करने के लिए इनको आगे भेजा है। तो ये थे हमारे साथ एसडीएम सदर। इन्होंने बताया कि जो इनकी जो जांच थी, वो सीओ सदर जो थे, सीओ सेकंड थे, उनकी जांच की गई थी। जब उनकी जांच कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद धरना स्थल को खाली कराया गया है। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के धरना स्थल पर कांग्रेस भी पहुंची। समर्थन के लिए गाजियाबाद से पूर्व सांसद प्रत्याशी डॉली शर्मा ने 2 टूक कहा कि गाजियाबाद जिला प्रशासन की बड़ी नाकामी कोरोना का बहाना लेकर धरने से हटाया गया। अभिभावक साथ ही डॉली शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से अभिभावकों के साथ है और इस पूरे मुद्दे पर भाजपा राजनीतिकरण कर रही है। अभिभावकों का 7 दिन से धरना चल रहा था, आज धरने को हटा दिया गया। हमारे साथ डॉली शर्मा जी हैं, सीधी इनसे बात करेंगे। मैडम, 7 दिन से इनका धरना चल रहा था जी, जिला प्रशासन की तरफ से कोई इनकी मेडिकल जांच नहीं कराई गई जी। आज बताया गया कि सीओ सेकंड है वो कोरोना पॉजिटिव पाएगा, उसके बाद धरना हटा दिया। अगर सीओ सेकंड कोरोना पॉजिटिव है तो जांच रिपोर्ट दिखाइए, सैंपल कब लिया ये बताइए, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो फिर वो तो परसों डीएम साहब को भी क्वारंटीन में डालिए, पूरे प्रशासन को क्वारंटीन में डालिए, एसडीएम को भी क्वारंटीन में डालिए, किसी को मत छोड़िए। यहाँ बहुत सारे पुलिस के ऐसे अधिकारी खड़े हैं जो उस दिन भी थे, सिर्फ अभिभावक क्यों? तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों की आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि प्रियंका जी ने अभिभावकों की आवाज़ बनने का काम किया, तो अब जैसे ही प्रियंका जी ने इस मामले को देश के पूरे स्तर पर रखा, उनकी आवाज़ को उठाया, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और ये इन्होंने तरीका निकाला अभिभावकों की आवाज़ को दबाने का। मैडम, सबसे बड़ा सवाल है, गाजियाबाद में 4 विधायक हैं बीजेपी से, एक सांसद हैं, इसके बाद इनसे कोई मिलने नहीं आया और आज इनको हटा जी। 4 विधायक हैं, एक सांसद है, एक मेयर है, और ज़्यादा पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन उसके बाद भी
मंत्री जी हैं, यहाँ सामने अतुल गर्ग जी का घर है, 6 दिन से औरतें भूखी बैठी थी, क्या उनको ये नहीं दिखा? वोट, अगर अभी वोट की बारी आती है, इन्हें वोट मांगने जाना पड़े, इन्हें अपना प्रचार करना पड़े, इलेक्शन कैंपेन करना पड़े, तो इनका गांव देहात आदिवासी इलाकों में टेलीविजन पहुंच जाता है। इनको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए टेलीविजन पहुंच जाता है। क्या वीडियो का माध्यम खत्म हो गया? अगर आप कोरोना ही मानते हैं, क्या टेलीफोन का माध्यम खत्म हो गया? क्या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि पूरे गाजियाबाद में या पूरे देश में ऐसा नहीं बचा जो अभिभावकों के दिल की बात को समझ सके? ये भारतीय जनता पार्टी में पूरी की पूरी हिटलरशाही चल रही है। मैडम, अभिभावकों का कहना था कि अगर कल हमारी मांगे पूरी नहीं की तो आज हम चक्का जाम करेंगे। अगर अभिभावक चक्का जाम करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से उनका साथ दिया है और कह रही है कि उनकी सभी जायज़ मांगों के साथ हम साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। तो ये थी हमारे साथ डॉली शर्मा, उन्होंने बताया कि जो अभिभावकों की मांग है हम उनके साथ हैं, जो उनका निर्णय होगा उसके साथ कांग्रेस लगी रहेगी। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अभिभावकों की स्कूल फीस को लेकर चल रहे धरने को भले ही समाप्त करवा दिया गया हो, लेकिन मुरादाबाद में फीस के मुद्दे को लेकर अभिभावक सिविल में कमिश्नर मुरादाबाद के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सभी अभिभावकों के हाथ में कैप्शन है जिसमें स्कूलों की फीस माफी को लेकर नारे लिखे हुए हैं। वहीं अभिभावक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों की माने तो इस कोरोना के समय में बहुत से विभाग को नौकरियां नहीं है, तो वहीं काम धंधे बिल्कुल बंद चल रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग फीस जमा करने में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार स्कूलों से फीस माफी के लिए कहे, फीस माफी में स्कूलों के द्वारा फीस में छूट दी जानी जरूरी है। माइक पर अपने विचार रख सकता है। जो भी साथी अपने विचार रखना चाहता है यहाँ पर आए, हमारे पत्र हमें देना चाहते हैं, तो मैं भाई मुमताज आलम जी अगर यहाँ पे हमारे बीच हो तो मैं आपसे निवेदन कर। लॉकडाउन के बाद से अब लगातार जो फीस माफ़ी का मुद्दा चल रहा था, आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद में भी इसका मुद्दा काफ़ी देखने को मिला है। गाज़ियाबाद में भी अभिभावक जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज हम मुरादाबाद के कमिश्नर ऑफिस के सामने दिखा सकते हैं, अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं अपनी फ़ीस माफ़ी को लेकर के। लगातार धरना प्रदर्शन जारी हैं अभिभावकों के फ़ीस माफ़ी को लेकर के, मगर सरकार अभी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं अभिभावकों का कहना है, जो पार्टी के विपक्ष नेता हैं वोट मांगने तो टाइम पर आ जाते हैं, मगर फीस माफ़ी का जब मुद्दा उठाया कोई भी नेता अभी बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं, ना इनके समर्थन में कोई नेता आ रहा है। कांग्रेस है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भी नेता हैं जो पार्टी हैं, बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं है। अभिभावक अपना मोर्चा खुद संभाले हो रहे हैं। आज एक मुरादाबाद के कमिश्नर आवास के कमिश्नर कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर फीस माफ़ी को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनका कहना यह है कम से कम सरकार इनकी 50% फीस कम से कम माफ़ कर दे। आइए इनसे बात करते हैं, अभिभावक हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके सिंह है, मैं दिल्ली रोड रहता हूँ। टीपीएस ने 100% फीस बढ़ाई है इसमें, और उनसे कहते लिख के दो कि हम फीस ट्यूशन फीस में ये ले रहे हैं, तो लिख के देने को तैयार नहीं। कह रहे हैं चेक लाओ और बॉक्स में डाल दो। मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहा है, प्रिंसिपल बात करने को तैयार नहीं, मैनेजमेंट से करें। स्प्रिंगफील्ड न्यू मुराद ने 100% ट्यूशन फीस बढ़ाई है। बच्चों के साथ वही ऑनलाइन में वो करते हैं छुट्टी। तो कितने महीने की फीस मांग रहे हैं आपसे? वो तो शुरू से ही मांग रहे हैं, शुरू से आखिर तक की फीस मांग रहे हैं, नोटिस में। अनुज जी है जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है, उन्होंने बताया कि आज जो है सांकेतिक है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है फीस माफ़ी को लेकर के अनिश्चितकालीन ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। के न्यूज़ से आशु खान, मुरादाबाद के लिए। गाजियाबाद में फीस माफी की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी के समर्थन में अब गाजियाबाद SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी आ गया है। संगठन ने लेटर लिखकर सीमा त्यागी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही फीस माफी की मांग के लिए जारी आंदोलन में हर संभव मदद करने की भी बात कही है। गाजियाबाद में अभिभावकों के समर्थन में अब वकील भी आ गए हैं।
बता दें कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल मंगलवार को 7वें दिन जारी रही और 8वें दिन जबरन इस हड़ताल को खत्म करवा दिया गया कोरोना का हवाला देकर। बता दें कि 7वां दिन होने के बाद कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा था और 2 महिलाओं की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा था। अधिकारियों की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके समर्थन में जरूर उतरी थी। और लगातार जो अभिभावकों की पीड़ा है उसे अनदेखा किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। अभिभावकों की 5 मांगी थी। 2 तस्वीरें मुरादाबाद और गाजियाबाद की आपको दिखाई। गाजियाबाद में 7 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था और 8वें दिन उसे जबरन खत्म करवा दिया गया। मुरादाबाद में अभी भी मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय के बाहर जो पेरेंट्स हैं वो धरना दे रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दुर्गेंद्र चौहान जी प्रधान संपादक और चैनल हेड आशीष चित्रांशी जी जुड़े हुए हैं। सीमा त्यागी जी अध्यक्ष गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं और अध्यक्ष लखनऊ पेरेंट्स एसोसिएशन लखनऊ से डॉक्टर पूजा शाहीन जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी चित्रांशी सर आपके पास। जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन अभिभावकों के द्वारा दिया जा रहा है, गाजियाबाद की अगर हम बात करें 7 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे पेरेंट्स थे और 8वें दिन जबरन एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना का हवाला देकर इस धरना प्रदर्शन को खत्म करवा दिया गया। 7 दिन तक कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। 7वें दिन शाम को जब सीओ द्वितीय उनके पास पहुंचते हैं उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और ये करके कोरोना काल का हवाला देकर उस धरने को खत्म करा दिया जाता है। क्या कहेंगे? यसी सबसे पहली बात जो अभी कल सीओ साहब वहां पर ज्ञापन लेने गए, अभी यही बहुत संदेह का विषय है। अब तक मैं सुबह से वहां धरना स्थल तमाम तस्वीरों को मंगवाने की कोशिश कर रहा, बातचीत कर रहा कि कोई एक तस्वीर ऐसी आए जहां पर किसी के आने जाने पे फोटो भी लोग मोबाइल से भी ले रहे थे कि कोई तस्वीर ऐसी आए जहां कल सीओ साहब ज्ञापन लेने वहां गए या वहां मौजूदगी उनकी किसी फोटो में साबित हो। हालांकि हम ये मान लेते हैं कि वो गए होंगे, लेकिन अगर वो कल गए वहां पर तो परसों भी मुझे जो जानकारी मिली कि परसों भी सीओ साहब गए थे। जब परसों जिलाधिकारी वहां पर गए अभिभावकों से मिलने तो जिलाधिकारी के साथ एसडीएम, सीओ साहब, ये सारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं सीओ, ये सब मौजूद थे। तो सबसे पहले तो यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जो सीओ कल गए ज्ञापन वहां पर लेने के लिए, वो परसों जिलाधिकारी पूरे जिला प्रशासन के साथ मौजूद थे, एसडीएम के साथ मौजूद थे, तो आज सब ये जो अभिभावकों का तंबू कनात उखाड़ा गया उनको वहां से ले जाया गया। साथ साथ अब तक डीएम साहब को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को गाजियाबाद के, उनको आइसोलेट हो जाना चाहिए था, उनको भी कोरोना जांच करवाना चाहिए था, उन्हें भी संदेश भेज देना चाहिए था कि मेरे संपर्क में आए लोग अपना अपना जो है जांच करवा लें, क्योंकि हमारे संपर्क में परसों सीओ साहब थे वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो अगर सीओ साहब कोरोना पॉजिटिव हैं और अगर कोरोना कल वहां पे सीओ साहब गए थे, सब कुछ सच मान लें, परसों तो गए ही गए थे, तो ये भी साथ में होना चाहिए था। अभी मैं ट्विटर पर जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन है उसके ट्विटर पे वीडियोस देख रहा था, जिन अभिभावकों को बंद करके वहां से पुलिस लाइन के लिए ले जाया गया, फिर वहां पे जिला अस्पताल ले जाया गया। अब फिलहाल उन अभिभावकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो गाड़ी में बैठे हुए जब वीडियो बना रहे हैं कुछ अभिभावक, कोई एक आध मोबाइल होगा, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि हमसे मोबाइल ले लिया है पुलिस ने, हमसे। आप उनके जांच करवाने ले जा रहे हो ना, आप जांच करवाने ले जा रहे हो ना, कोरोना का आपको संदेह है, आप उनकी जान बचाने जा रहे हो ना, जान लेने नहीं जा रहे हो। जान लेने और बचाने में अंतर है। आप जान बचाने जा रहे हो तो मोबाइल के लिए तो जो उसमें आइसोलेशन में जो मरीज गए और उनके एक बार एक आदेश आया, डीजीएमई की तरफ से शायद आदेश आया था कि मोबाइल नहीं रखेंगे। कई अस्पतालों से वीडियो वायरल होने लगे थे कि दुर्व्यवस्थाओं के वीडियो। तत्काल जो है योगी जी ने संज्ञान लिया और उस आदेश को पलटवा दिया।
कि नहीं नहीं भाई आइसोलेशन में है आदमी, क्वारंटीन में है, जो भी वो मोबाइल अपने पास रखेगा, मोबाइल रहेगा, मोबाइल आप नहीं हटवा सकते, उसके वापस लेना पड़ा आदेश। तो मैं ये कह रहा कि अगर वो लेके गए हैं उनको, उनकी जान बचाने, उनकी जांच करवाने आप, तो उनसे मोबाइल लेने का तो कोई तुक बनता नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। मोबाइल उनके पास रहे, कम से कम अपना कुशल क्षेम वो फोन करके अपने साथियों को बता पाए, अपने परिवार को बता पाए। 8 दिन से तो वैसे धरने बैठे थे, वैसे ही भूखे प्यासे समाज से, परिवार से दूर धरने बैठे थे। अब उनको आप उनके मोबाइल भी ले लो तो 8 दिन से संपर्क में नहीं थे, 9वें दिन आते पता नहीं है। तो ये बात ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सीएमओ साहब को ये रिपोर्ट भी साथ में जारी करनी चाहिए थी कि उनका कौन सा एंटीजन टेस्ट हुआ है, ट्रूनेट हुआ है, क्या टेस्ट हुआ है, कब सैंपल लिया गया था, जिससे जो आरोप लग रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिला प्रशासन आरोपों का तथ्यात्मक खंडन कर दे। नहीं जी ये देखिए फला समय में लिया गया था इनका सैंपल, और साथ में ध्यान रखे कि सैंपल अगर सीओ साहब वहां गए, ज्ञापन लिए और तुरंत निकालते ही वहां से निकलते कहा गया ट्रूनेट अब होगा तुम्हारा, तुरंत खोलो मुंह, या एंटीजन होगा मुंह खोल दो तुरंत, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। उनको कुछ छींक बुखार खांसी कुछ आ रहा होगा ना, तो वहां से ज्ञापन लेकर निकले होंगे और तुरंत आए होंगे लोग। तो अगर छींक खांसी बुखार आ रहा था तो एक सम्मानित जिम्मेदार अधिकारी का भी ये फर्ज है कि ऐसे जगह पे जहां पे 10 जन भर लोग, 2 दर्जन लोग या 100-200 लोग हैं, वहां से दूरी बनाए। और इसके अलावा एक संदेह है जो अभिभावकों का आरोप है, या अब राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। डॉली शर्मा का भी मैं टिक टैक सुन रहा था, बातचीत हमारे संवाददाता कर रही थी, तो कह रही थी कि जो है ये सब कुछ आंदोलन खत्म करने की साजिश थी। डॉली शर्मा गलत बोल रही हैं, मैं ये कह रहा हूं गलत बोल रही हैं, नहीं कोई साजिश नहीं थी, सच्ची में कोरोना सीओ साहब को था। जो आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ गाजियाबाद का जो सुबह ये पत्र देखा, जो चिट्ठी जारी किया कि भाई सीओ साहब गए थे ज्ञापन लेने और कोरोना पॉजिटिव हैं और वहां से सब अभिभावकों को आइसोलेट कर दिया जाए, जांच कराया जाए, उसमें न तो पत्रांक संख्या है, न तो दिनांक है। भाई ऐसी क्या जल्दी थी कि पत्रांक संख्या भी डालना? पत्रांक संख्या के बगैर तो कोई भी पत्र, आधिकारिक पत्र ही डस्टबिन में जाने लायक हो गया। न तारीख न पत्रांक संख्या, उसकी वैलिडिटी फिर कैसे माने भाई हम? तो इतनी क्या जल्दी थी कि कोरोना में तो एक से एक मरीज जिनके सांस नहीं ली जा रही है, उन पे तो हेल्पलाइन हेल्प नहीं कर पा रही है, और सीओ साहब का पॉजिटिव और वहां से अभिभावकों को हटाओ बिना पत्रांक संख्या और बिना तारीख डाले लेटर दौड़ गया और लेटर मीडिया तक में आ गया। ये गंभीर सवाल है। ऐसी बाकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा त्यागी जुड़ी हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप सीमा त्यागी से कुछ बात करो, सीमा जी आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अशोक हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जरा अपनी बात रखिए। अशोक अपनी राय रखिए। हमारे साथ मनोज हैं जालौन से। मनोज अपनी राय रखिए। हमारे साथ राजेंद्र हैं झारखंड से। राजेंद्र अपनी राय रखिए। सर मैं के न्यूज को नमस्कार करता हूँ जी। अभी जो कांग्रेस का एक देशद्रोही लेडीज को बोल रही थी कोरोना वायरस के विषय में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो अभी कांग्रेस का सरकार है, कंगना रनौत के साथ इतना अत्याचार कर रहा है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर उसे फैसलों में गिरफ्तार किया था। एक महिला के साथ अत्याचार कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फैला रहा है इस देशद्रोही कांग्रेसी लोग। जी, राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आशीष सर आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। दुर्गेन सर आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अभिभावकों को जबरन गाजियाबाद चलना चाहता हूं। सीमा जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप ये बताएं जो है हमें कि आखिर आज घटनाक्रम सुबह कितने नाटकीय तरीके से आखिर कैसे बदला, क्या हुआ, और आपके जो सुबह से अब तक का अनुभव रहा है। आप सुबह से शायद सुबह आप भी पुलिस के साथ पुलिस लाइन ले जाई गई,
क्या हुआ, घटनाक्रम एक बार हमें समझाएं कम से कम, जिस वजह से आप लोगों को संदेह है, आपको काफी संदेह है कि ये साजिश हुई है आपके साथ, तो आखिर उसका कोई आधार होगा आपके पास, आप बताएं। जी, मैं बिल्कुल आपको घटनाक्रम शुरू से बताती हूँ कि कल 3 बजे के आसपास मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई धरना स्थल पर और मैं फेंट कर गई, तो मेरे साथी मुझे हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल, कल शाम की बात है ये, मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे साथी मुझे हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल आते ही सबसे पहला मेरा कोरोना टेस्ट हुआ और जिसकी रिपोर्ट संभवतः हूँ और मैं तब सीमा जी अब तक, हाँ, तो अब जो ये जो मैंने अभी सुना, सीमा जी आवाज नहीं आ रही आप तक? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, मैं बोल रही हूँ। जो इन्होंने कहा कि सीओ सिटी कल ज्ञापन लेने आए थे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको सीमा जी तक आवाज नहीं जा रही है। दुर्गेंद्र जी, ये विषय जो हमने 8 दिन से जिस विषय पे हम लगातार बने हुए थे, आज ये जो सुबह से घटनाक्रम हुआ, इसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है, सीओ सिटी कल कोई ज्ञापन लेने आए ही नहीं, क्योंकि हमने कल कोई ज्ञापन दिया ही नहीं। हमने कल कोई ज्ञापन नहीं दिया जिसको लेने सीओ सिटी हमारे धरना स्थल पर आए हों। तो सबसे पहले तो शासन का यही झूठ है। दुर्गेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? दिया ही नहीं। आशीष सर, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैंने कोई सीमा त्यागी से मेरा सवाल था। सीमा जी, आज सुबह से जो कुछ घटनाक्रम हुआ, आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी जिसके वजह से आप जिला प्रशासन पे ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हो कि आपको साजिशन वहां से हटाया गया? आखिर आपको ऐसा क्या लगा? कुछ तथ्य होंगे, कुछ तर्क होंगे, वो आप रखिए कम से कम प्रदेश के सामने। ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सीओ सिटी कल हमारे धरना स्थल पर ज्ञापन लेने आए ही नहीं। हमने कल कोई ज्ञापन उनको नहीं दिया। हमने किसी ने कल कोई ज्ञापन उनको नहीं दिया, ना हमारे धरना स्थल पर कल आए सीओ सिटी। कल शाम को मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे साथी मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए, तो सब लोग मेरे साथ बिजी थे, टेंशन में थे, तो हमने कोई ज्ञापन कल सीओ सिटी को नहीं दिया। दूसरी बात जो इनका कहना है कि सीओ सिटी कल ज्ञापन देकर गए इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो गए। आपको बता दूं, पिछले 7 दिन से 24 घंटे मैं धरना स्थल पर थी और प्रत्येक व्यक्ति मेरे धरना स्थल पर आने वाला मेरे से पर्सनली मिलकर जा रहा था और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है। और अगर वहां कोरोना का इनको डर लगा तो इन्होंने सिर्फ 4 लोगों को ही क्यों उठाया? धरना स्थल पर तो 1000 लोग आए थे, उनमें से तो किसी को अभी नहीं उठाया टेस्ट करने के लिए। दूसरी बात, आप एक चीज मैं यहाँ से, मुझे पता है कि आज बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता आपके चैनल पे नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि सुबह से आपने मेरे 4 साथियों को किस कारण से अंदर किया हुआ है, जिनकी कोई भी खबर उनके परिवार वालों को अब तक नहीं दी गई है, जिसमें से साधना सिंह जी भी हैं, जो 2 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं और वो डायबिटिक है और उनके हस्बैंड मारे घूम रहे हैं। कभी पुलिस लाइन गए हैं, कभी एमएमजी हॉस्पिटल गए हैं कि उनकी मैं दवाई पहुंचा दूं, लेकिन उस लेडी के हस्बैंड तक को अभी तक फोन करके आपने ये नहीं बताया कि आप उनको लेकर कहां गए हैं। सुबह से शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, सबकी फैमिली वाले मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं दीदी कहाँ है। मैं क्या बताऊं किसी को? क्या ये कोरोना का टेस्ट के लिए 4 लोगों को उठा के गए हैं? बाकी जो वहां पिछले 7 दिन में 17,000 लोग आए हैं, उनकी जरूरत नहीं है क्या अगर कोरोना ही टेस्ट करना है तो? पहली बात ये मैं फिर से दोहरा रही हूं कि सीओ सिटी कल हमारे धरना स्थल पर ज्ञापन लेने नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने कल कोई ज्ञापन उनको नहीं दिया। तो यही से हमें शक हो रहा है। दूसरी बात, आपने क्या आतंकवादी उठाए हैं? क्या आपने मर्डर केस में किसी को उठाया है कि आपने उनके फोन जब्त कर लिए? मैं लगातार हॉस्पिटल से उनके फोन के कांटेक्ट कर रही हूं, लेकिन उनका फोन नहीं मिल रहा है किसी का। ये कौन सा कानून है हमारा कि आप 4 व्यक्तियों को जो शांति से बैठे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधी जी की फोटो लगी है, और जिन्होंने ना सड़क जाम की, ना लड़ाई झगड़ा किया, ना किसी के लिए कुछ गलत बोला, आप उन्हें किस धारा के अंतर्गत सुबह से उठाए हुए हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं लग रहा कहाँ है?
प्लीज के न्यूज चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका चैनल ये शो लाइव चलता है, कृपया मेरे 4 साथियों की खबर निकलवा के बताइए। बीजेपी के लोगों को फोन कीजिए, क्योंकि इन्होंने शासन प्रशासन सबको अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसा गलत रवैया तो आज तक किसी भी शासन में नहीं दिखाई दिया कि सुबह से आपने एक लेडी को अपने साथ उठाया हुआ और उसके परिवार को आप खबर नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप? देश में कौन सी अराजकता फैलाना चाह रहे हैं आप? ये कौन सा आपने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया? और अगर आपके कहे अनुसार सीओ सिटी आपके कोरोना पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो आपको जितना जिला प्रशासन है गाजियाबाद का उसको सील। और भी अभिभावक संघ के लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग शहरों से जो आंदोलन कर रहे हैं। हम चलते हैं मनीष के पास। मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, आप क्या गाजियाबाद के अभिभावकों के संपर्क में हैं? गाजियाबाद के अभिभावकों के संपर्क में हूँ। एक भी अभिभावक को कोरोना मनीष जी, मनीष शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? आप गाजियाबाद के अभिभावक जो मनीष जी, गाजियाबाद जो अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं 8 दिन से, क्या आप उनके संपर्क में हैं? अभिभावक वहां पर अभिभावक धरना स्थल पर कोई नहीं है इस वक्त। सीमा जी, आपसे अभी बात नहीं की जा रही है, मनीष शर्मा जी से बात की जा रही है। मनीष शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? क्या गाजियाबाद के जो अभिभावक पेरेंट्स एसोसिएशन के जो लोग थे, आप उनके संपर्क में हैं? मैं सीमा जी आपसे बात करेंगे, मनीष शर्मा जी से बात करें। मनीष जी, क्या आपको आवाज आ रही है? सीमा जी, सुबह हेलो जी जी, बात पूरी करिए। जी, मनीष शर्मा बोल रहा हूँ कानपुर से। मनीष जी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो गाजियाबाद में जो पेरेंट्स धरना दे रहे थे, क्या आप उनके संपर्क में थे? मेरी चंजीत जी से बात हो रही थी, सीमा जी से लगातार बात हो रही थी, और बाकी सबके आंदोलन की आगे की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल रही थी। जैसे ही सुबह मालूम पड़ा, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग भी जिस दिन से बैठे थे, हम लोग ये मान के चल रहे थे प्रशासन को जिस दिन से लगेगा अभिभावकों की आवाज बढ़ रही है, ये हम सबको कोरोना पॉजिटिव कर देंगे, हमारी आशंका सच हो गई। तो एक एक पल जो है उस पर निगाह रखी है दुर्गेंद्र जी ने, और लगातार इस विषय को, ये हर घर हर परिवार से जुड़े मुद्दे को इस प्रदेश में सबसे मुखर तरीके से दुर्गेंद्र जी ने उठाया, और लगातार खुद मॉनिटरिंग इसकी की है, इस मुहिम से जुड़ी खबरों की मॉनिटरिंग की है। हम दुर्गेंद्र जी के पास चलते हैं। दुर्गेंद्र जी, आपको जो सुबह से घटनाक्रम हुआ है, क्या आपको क्या लग रहा है कि ये कोई साजिश थी, या वास्तव में इन अभिभावकों के प्राण की जान की रक्षा के लिए जिला प्रशासन का एक गंभीर कदम था, या इस आंदोलन, इस फीस माफी के आंदोलन से भटकाने का एक प्रयास था, या ये जिस तरीके से ये आंदोलन जिला दर जिला बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था, उसको वहीं गाजियाबाद में ही ब्रेक लगाने की एक कवायद है? निश्चित तौर पर आशीष जी, मैं सबसे पहले बहादुर महिला सीमा जी को नमन करूंगा कि इस तरीके की जबरदस्त लड़ाई उत्तर प्रदेश के भावकों की लड़ रही हैं। साथी मनीष शर्मा मुरादाबाद के साथी, बहन पूजा, ये सब पूरा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ये सब कुछ छोड़कर अपनी फीस माफी की लड़ाई में आगे आए हैं और घर घर की आवाज बन रहे हैं ये लोग। जितने मसले आशीष जी आपने जो मुद्दे उठाए, ये जितनी बातें सीमा जी ने कही, बिल्कुल उन सवालों पर गौर करने की जरूरत है कि अगर सीमा जी नेगेटिव हैं, इन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया, और इनसे मिलने वाले बता रही 17,000 लोग धरने के दौरान मिलकर चले गए, तो क्या उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जिला गाजियाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई? केवल 4 लोग केवल कोरोना के अंडर थ्रेट हैं, बाकी जो 44 लोग और धरने पर बैठे थे वो उनको कोरोना थ्रेट नहीं है, उनकी आज तक कुछ खबर नहीं ली गई। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं आशीष जी, इस आंदोलन को गलत तरीके से, बेजा तरीके से दबाने की मुझे कोशिश लग रही है। मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कोशिश है उनकी कि वहां गाजियाबाद में ही आंदोलन को दबा दो, ताकि ये उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में इस आंदोलन की आवाज वहां तक न पहुंच सके। मैं कुछ कहना चाहूंगी।
मैं कुछ कहना चाहूंगी। पूजा जी आपके पास आएंगे, संपादक जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात पूरी कर लीजिए। सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें ऐसी पूजा जी की हैं, मनीष जी की हैं और सीमा जी की हैं। हम उन्हीं बातों को लेकर उनमें हम और आशीष जी मंतव्य निकाल रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें दर्शक देख रहे होंगे कि बहन सीमा त्यागी वहां बीमार हैं और फिर भी वो लड़ रही हैं, दूसरों की फिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं कि गाजियाबाद का प्रशासन बेजा हरकतें कर रहा है, बेजा प्रयास उसने किया है और कुल मिलाकर जो वहां के नेता हैं, जो चाहे जिस दल के लोग हों, उनको इसमें आगे अभी तक नहीं आए। वो क्यों नहीं अभी तक आए, क्या समस्या है, क्यों अभिभावकों के साथ वो खड़े नहीं हो रहे हैं? निश्चित तौर पर अभिभावक अकेले पड़े हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका इरादा मजबूत है, वो संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो अपनी बात शासन सत्ता तक पहुंचाकर राहत लेकर रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं सभी आंदोलनकारियों को के न्यूज की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि केवल वो कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, हिंसा का रास्ता कतई ना अपनाएं, कोई गलत कदम ना वो उठाएं ना उनके बच्चे उठाएं। वो स्वस्थ रहें, सानंद रहें। के न्यूज उनके हर कदम के साथ है, बहन सीमा के साथ है, उनकी बहादुरी को सलाम करता है। भाई मनीष शर्मा जैसे डटे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। बहन पूजा, वहां के जो मुरादाबाद के लोग हैं, मेरठ के लोग हैं, तमाम लोग हमें और आशीष जी को लगातार मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश भर के लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, धमकियां दी जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और जो हमारे साथी हैं वो बहुत मजबूत इरादों के साथ में हैं, अपनी बात सरकार तक वो पहुंचाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनको राहत देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी दुर्गेन जी, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से अभिभावक डटे हुए हैं, चाहे वो मुरादाबाद में हो चाहे वो गाजियाबाद में हो, वो काबिले तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो बात नहीं सुन रहा है। गाजियाबाद में भी आज अभिभावकों को कोरोना का हवाला देकर जबरदस्ती धरने से उठा दिया गया। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आंदोलन बीमारी से बड़ा नहीं है भाई साहब, बीमारी से बड़ा प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना स्कूल आंदोलन बीमारी से बड़ा नहीं है भाई साहब, बीमारी से बड़ा। प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। मेरठ में अभिभावकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई। पत्र में लिखा गया कि कोरोना संकट के चलते सभी अभिभावकों के व्यापार और नौकरियां प्रभावित हुई, जिसके कारण सभी को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से अभिभावकों पर अतिरिक्त भार आ गया है। पत्र में आगे लिखा गया है कि ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों के पास अलग से मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन भी देना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी लिखा कि गार्गी गर्ल्स स्कूल ऐसी स्थिति में भी पूरी फीस देने के लिए दबाव बना रहा है। कानपुर से लेकर मेरठ तक सभी लोग, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उनकी पीड़ा शायद किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रह रही है कि वो उन अभिभावकों की बात सुने, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। मेरठ में भी जिस तरीके से गार्गी स्कूल के खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा पेरेंट्स ने, वो बता रहा है कि किस तरीके से जो अभिभावक हैं वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी खर्च काफी हो रहा है, चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो, मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, इन सब को लेकर भी लगातार अभिभावकों का खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूल पूरी फीस देने का दबाव बना रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ पूजा शाहीन जी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आप कुछ कह रही थी, आपसे जानना चाहेंगे। राजधानी में हुआ है, यहाँ जहाँ पर पूरे अभिभावक बैठे हुए हैं सड़कों पर अपनी जान को लेकर के, वहीं हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, वो पूरे एजुकेशन योद्धा के अवार्ड बांट रहे हैं सारे स्कूल ओनर्स को। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि शासन क्या कर रहा है और उसको वाकई में क्या करना चाहिए था। एजुकेशन योद्धा के अवार्ड्स बांटे जा रहे हैं, एलपीएस को दिया गया, जीडी गोयनका को दिया गया। यहाँ तक कि जब मैंने लाइव चल रहा था तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने शिक्षा के फीस के लिए क्या किया है। जो अभिभावक बैठे हुए हैं, जो मांग रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो फीस नहीं देनी चाहिए थे, उस पे आपका क्या विचार है, तो उस पे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। कुछ समय पहले अनिल अग्रवाल, जो कि क्या कहते हैं ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यूपी के, उन्होंने कहा था कि 20% जो है वो छूट दी जाएगी, लेकिन वो 20% छूट आज तक किसी भी स्कूल वाले ने नहीं दी है। और आज दिनेश शर्मा जी ने भी ये बयान दिया कि 20% छूट हम देंगे। तो इसका क्या मतलब है? आप क्यों देंगे 20% छूट? आपको पूरी फीस उस दौरान की माफ करनी होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी दलीलें रखी वो बहुत ही चौंका देने वाली है। दलीलें ये रखी गई कि हम शिक्षकों की पेमेंट कहाँ से देंगे, हम उनके खर्चे कैसे पूरे करेंगे। आज तक इतने सालों में हम जो अपने बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, सिक्योरिटी फीस देते आ रहे हैं, उसका क्या? करोड़पति स्कूल वाले क्या एक साल के लिए अपने शिक्षकों को फीस नहीं दे सकते हैं? ये कहाँ का नियम और कानून है? हमारे देश का जो रीढ़ है वो है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, और वो तीनों ही खराब है, तीनों ही करप्टेड है बुरी तरह से, और इसमें नीचे से लेके ऊपर तक सब शामिल है। अगर आज उनको इतनी शर्म होती कि इतने दिनों से 7 दिन से 8 दिन से इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लखनऊ के सारे एसोसिएशंस ने एक शॉर्ट फिल्म भी इस पे बनाई थी, शिक्षा बिक रही है, लेकिन उनके कानों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे जूई नहीं रेंग रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, आपको कोविड हो जाए, कोविड सिर्फ एक बहाना है। जब आप संडे को पूरा अनलॉक कर दे रहे हैं, हर चीज आपने अनलॉक कर दी है, स्कूल भी आप अनलॉक कर दीजिए। और अगर आप में इतनी ताकत नहीं है तो 0 सेशन क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? हम भी तो अपनी नौकरियों से हाथ धो करके बैठे हैं, हमारे ऑफिस जाने में भी तो है रिस्क, लेकिन हम जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद भी स्कूल वाले हमें किसी प्रकार की छूट नहीं दे रहे हैं। छूट के नाम पर बस एक छूट है कि आपको एक महीने की फीस आप दे सकते हैं, लेकिन फीस आपको देनी पड़ेगी। ये कहाँ का नियम है? ये कौन सा प्रशासन है और ये कौन सा शासन है? जो टैक्स हम देते हैं उसका आप क्या करते हैं? आशीष, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से पूजा जी ने अपनी बात कही कि जो स्कूल है वो मनमानी पे फीस वसूलने की बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। मेरठ से भी एक मामला सामने आया, गार्गी गर्ल्स स्कूल का नाम सामने आ रहा है, जो फीस देने का दबाव लगातार अभिभावकों पर बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र तक लिखकर ये चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी अगर हो रही हैं तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन का जो खर्चा है, या फिर लैपटॉप लेना है, या फिर मोबाइल लेना है, इनको लेकर भी लगातार जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है।
तो अभिभावक हर तरीके से परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर पूजा ने कहा, मैं डॉक्टर पूजा की से एक बात जोड़ता हूं। क्या मेरा एक सवाल है, क्या जो स्कूल के मालिकान हैं, प्रबंधन हैं, वो दिहाड़ी मजदूर हैं? जो दिहाड़ी मजदूर कहता है ना कि हम दिन में 300 रुपये दिहाड़ी कमा के आए और शाम में हमारा खाना खाएंगे, उसी में से 50 रुपया बचा के स्कूल का फीस बच्चे की इकट्ठा करेंगे महीने भर। अगर जो स्कूलों के बहाने, और खासकर वो जो स्कूल बहाने बना रहे हैं, स्कूल तो पीछे हैं, हुक्मरान तमाम आकर के आगे। कल हमारे साथ एक प्रवक्ता विजय खेड़ा बैठे थे, वो भी यही विषय उठाए कि कैसे शिक्षकों को तनख्वाह स्कूल वाले देंगे, कैसे जो है स्कूल के कर्मचारियों का पेट भरेगा। भाई एक बात मुझे कोई बता दे, उत्तर प्रदेश देश का कोई एक आदमी अपने दिमाग से, अपने आप से पूछे कि क्या स्कूल वाले जो महीने की फीस इकट्ठा करते हैं वो पूरा प्रबंधक महोदय या प्रबंधन वो टीचरों में बांट देता है, गेट कीपर में, प्यून में, सिक्योरिटी में, सब बांट करके और झोला उठा करके अपने घर चला जाता है। एक भी पैसा बेचारे का बचता नहीं है। एक एक के बाद एक इमारतें खड़ी होती जाती हैं, उसका कोई बचत नहीं है। अभी ये बात डॉक्टर पूजा की बहुत सही थी कि क्या आप सालों से ये जो करोड़ों का कारोबार चला रहे हो विद्यालय का, आप 3 महीने तो उसके ब्याज के 10% से, ब्याज के 10वें हिस्से से अगर आप में इतना मानवीय संवेदनाएं जग जाएं ईश्वर करे, तो आप उसके ब्याज जो आप सालों से आपकी कमाई है उसके ब्याज के 10 से 10वें हिस्से से अपने एम्प्लॉयज को 3 महीने की तनख्वाह दे सकते हो। लेकिन नहीं, वो नहीं है। आप एक नया राग कि उनका पेट कैसे भरेगा। अरे दिक्कत उनके पेट की नहीं है, दिक्कत आपके पेट की है कि आपका पेट नहीं भर रहा है, आपका पेट नहीं भर रहा है। और दूसरी बात जो अभी बात आई 20% छूट और 15% छूट, कल हमारे साथ मोनिका श्रीवास्तव, ये डॉक्टर पूजा के ही पेरेंट्स एसोसिएशन की सदस्य छोटी सी हैं, वो मौजूद थी हमारे साथ बहस में। मुझे उन्होंने चिट्ठी दिखाई, जिलाधिकारी को उन्होंने चिट्ठी दी थी और जिलाधिकारी से मार्क करवाया था। मैं नाम लेके बोलता हूँ, LPS स्कूल है लखनऊ में, कोई मार्क किया हुआ जिलाधिकारी की चिट्ठी मार्क की हुई, वो चिट्ठी वो वहां पर दे के आई स्कूल में, और स्कूल के तरफ से उनके पास फोन आया कि आपके 2 बच्चे शायद पढ़ते हैं, उनके दोनों बच्चों का नाम काट देंगे, जाओ जो करना है कर लो, अब जो करना है कर लो, जाओ। अब ऐसी स्थिति जहां पर जिलाधिकारी की चिट्ठी, मार्क की हुई चिट्ठी पर सीधे ये कह दिया जाए कि जाओ जो करना कर लो, नाम काट देंगे, फिर क्या, किसके पास जाए भाई, किसके पास जाए? कौन है, कौन सुनेगा, किसे सुनाएं, किसे बताएं, किससे गुहार लगाएं? ये स्थिति है। तो इसमें इन अभिभावकों की, आप टालने के लिए कुछ भी कह दो जी, कोरोना काल है, कोरोना का संकट है, स्कूल वाले बेचारे बहुत संकट में हैं, बहुत गरीब हैं, बेचारे हैं, सब कह दो, लेकिन आप इस जिम्मेदारी से आप प्रदेश की जनता को नहीं बरगला सकते हो। आप दिख रहा है, प्रदेश की जनता को भी दिख रहा है कि कौन जायज है, कौन नाजायज है। दुर्गेंद्र जी ने अभी एक बहुत पते की बात कही जिससे हम दोनों 100% सहमत हैं। सिर्फ ये अभिभावक लोकतांत्रिक तरीके से ये कोरोना महामारी का जो काल है, इसके तमाम प्रोटोकॉल और इससे बचाव और जो भी इसके कायदे कानून हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये जो भी आवाज उठाएंगे, जो प्रदर्शन करेंगे, हम साथ रहेंगे बिल्कुल। और मैंने अभी कहा ही कि हम 8 दिन हो गए, 7 दिन से रोज दुर्गेंद्र जी इस पर निगाह बनाए रखते हैं। हम लोग अलग अलग अभिभावकों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक आंदोलन, एक हड़ताल गाजियाबाद से उठ गई है तो आवाज दब गई है। आवाज ऐसे नहीं दबती है। वो गाजियाबाद की चिंगारी कानपुर, मेरठ, अलीगढ़ में भारत बंद, अलीगढ़ में अभिभावक एकता मंच है, 28 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है।
अब देखते हैं 28 सितंबर आते आते हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही सरकार कोई न कोई इसका समाधान करेगी, इन अभिभावकों को इतना संघर्ष नहीं करवाएगी। 28 सितंबर बहुत वक्त है, तो इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना संघर्ष सरकार करवाएगी। सीमा त्यागी जी कई बार अपना हाथ उठा चुकी हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। गाजियाबाद में अस्पताल में इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो कुछ कहना चाहती हैं, हम उनके पास चलते हैं। सीमा जी। जी, कहना चाहती हूँ जी कि जो रखिए, अपनी बात रखिए आप। जो स्कूल ये कह रहे हैं कि हम टीचर्स की सैलरी कहाँ से देंगे, तो उन स्कूलों के पास 70 करोड़ का सरप्लस है। यहाँ एक स्कूल है डीपीएस इंदिरापुरम, डीएफआरसी ने जब उनकी बैलेंस शीट चेक की तो उसमें 73 करोड़ का सरप्लस है। बाकी जो स्कूल हैं किसी के पास 40 करोड़ का सरप्लस है, 50 करोड़ का सरप्लस है, 20 करोड़ का सरप्लस है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सरप्लस अपने घर से नहीं लाए हैं, जो बच्चों से ये पिछले 20 सालों से लूटते रहे हैं 15% सरप्लस के नाम पर, वो पैसा है। और सरप्लस फंड ऐसी महामारी के समय ये टीचर्स की सैलरी देने में नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो इस सरप्लस फंड जो है पार्टी फंड में देंगे क्या विधायक खरीदने के लिए? फिर उस सरप्लस फंड से ये इन टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते। एक आम आदमी तो अपने घर का खर्चा चलाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की अपील करने के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दान दे रहा है। और ये जो करोड़ों के मालिक हैं जिन्होंने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, व्यापार बना दिया, और इतना गंदा व्यापार बना दिया है शिक्षा को, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने टीचर्स की सैलरी दे सकें। हर एक स्कूल के पास 70 करोड़ का प्लस है। और शर्म की बात देखिए कि हमारे डिप्टी सीएम बैठ के एजुकेशन योद्धा का अवार्ड बांट रहे हैं, और अवार्ड देते हैं जीडी गोयनका को। क्या किसी प्राइमरी सरकारी स्कूल को भी अवार्ड दिया है एजुकेशन योद्धा का? आप अभिभावक सड़क पर बैठे हैं, क्या हमारी डिमांड ये नाजायज है? आप कह रहे हैं 20% कम करेंगे, 40% कम करेंगे। अरे तुम्हारे घर से कम हो रहा है क्या? टैक्स भी हम देते हैं। तुम्हारी एक डीएफआरसी आपने बनाई जिसका अर्थ है डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी, और उसका आपने अध्यक्ष बना दिया डीएम को। और डीएम बार बार आके ये कहते हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। क्या किसी कमेटी के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है? आप कोरोना महामारी के टाइम में बिजली कंपनियों को आप दे देते हैं, बाकी लोगों को दे देते हैं। आपने शिक्षा के बारे में कुछ सोचा कि शिक्षा का क्या हाल होगा? मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी सैलरी नहीं मिली, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके बिजनेस बंद हो गए। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने दूध खरीदा नहीं और दूध वाला आपके यहाँ बिल भिजवा दे, तो क्या आप उस बिल को देंगे? मेरे बच्चे पिछले 5 महीने से स्कूल गए ही नहीं, तो मैं किस बात का फुल पेमेंट दे दूं? और आश्चर्य की बात यह कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की सरकार उनका सहयोग कर रही है इस बात में, स्कूलों के साथ खड़ी है, अभिभावकों के साथ नहीं खड़ी। मेरे गाजियाबाद में 5 विधायक है, राज्य मंत्री है, सांसद है, और पिछले 8 दिन से अभिभावक सड़क पर बैठे हैं, और एक भी बीजेपी के व्यक्ति को यह फुर्सत नहीं मिली कि कम से कम ये जाके देखने की अभिभावक कहना क्या चाह रहे हैं। आपको टाइम नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार आपसे गलत कह रहा है, और उसके बाद आप ये कहते हैं हमें पता ही नहीं कि अभिभावक बैठे। सवाल है, हमने ये सवाल भी उठाया था, गाजियाबाद में बीजेपी का पूरा संगठन, गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, कोई भी इस आंदोलन में दूध से, जो कहते हैं ना दूध से डंडे से छूना, इस आंदोलन को डंडे से भी नहीं छुआ, दूर मतलब आसपास भी नहीं, इतनी दूरी बना करके लोगों ने रखा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वहां के सारे जो है संगठन ने, और विधायक मंत्री सब ने। आपकी ये बात जो आपने जो अभी बात कही, मैं यही बात कह रहा था, बिल्कुल ये बात सही है। आप बताओ, आम आदमी संकट में 75 रुपए का सरप्लस नहीं है, और आप हमें बता रही हो कि 75 करोड़ का सरप्लस इन विद्यालयों के पास है। मैंने इसी बात पे कहा था कि अगर अपने सरप्लस का, इस सरप्लस का के ब्याज का 10वां हिस्सा दे देना, खर्च कर दें, तो भी अध्यापकों का, अपने स्कूल के सारे स्टाफ का, सबके तनख्वाह, सबके वेतन का भुगतान ये कर पाएंगे। लेकिन ये मनसा नहीं है। आदमी की मनसा पर सबसे बड़ा वो है, प्रश्न चिन्ह है। मनसा अगर अच्छी होती, मानवीय संवेदनाएं जिंदा होती, तो यह आंदोलन करने की नौबत नहीं आती। सीमा जी, आपको आंसू खान, हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं,
अभी जानकारी मेरे पास मुरादाबाद से आई कि वहां पर भी बड़ी संख्या में अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और वो बैठ गए हैं, शायद अनशन पे भी, धरने पर भी बैठ गए हैं। आंसू खान, वहां क्या तस्वीर है और अभिभावकों का क्या कहना है, जरा आप बात करिए अभिभावकों से। आशु, क्या आपको आवाज आ रही है? मुरादाबाद में भी अभिभावकों का कहना है जितनी पढ़ाई उतनी फीस, उसी को लेकर के आज कमिश्नर कार्यालय के सामने सभी अभिभावक इकट्ठे हुए और इनकी यही मांग थी, फीस माफ की जाए। ना ही कोई नेता इनके पास आ रहा है, ना ही कोई वोट मांगने, तो सभी नेता इनके पास आ जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। अभिभावक को जो है टॉर्चर किया जा रहा है और बच्चों को भी टॉर्चर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभिभावक अभी खड़े हुए हैं। सांकेतिक भूख हड़ताल इनकी सुबह से चल रही थी, शाम 5 बजे तक इनकी भूख हड़ताल थी और थाली बजा करके इन्होंने अधिकारियों को जगाने के लिए ये अभियान चलाया है, मगर लगातार इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आगे भी इनका कहना है अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर ये बैठेंगे। और मेरे पीछे सभी अभिभावक खड़े हैं और इनका ये कहना है अभिभावकों का, जो स्कूल के प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं अब बच्चों पर दबाव बना रहे हैं फीस जमा करने को लेकर के। जो ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है उनमें अभिभावक जो बच्चे पढ़ाई ले रहे हैं उनमें से बच्चों को उसमें फीस की जो है, फीस के लिए बच्चों की वो जो भी फीस जमा करते हैं उनको बताया जाता है उसी के लिए। और जिन बच्चों की फीस नहीं जमा होती है अभिभावक जो है, जो बच्चे जो है परेशान होते हैं उसी को लेकर के ये पापा और बच्चे जो है उनके अभिभावकों ने फीस। आप अभिभावकों से बात करिए, आप अभिभावकों की आवाज आप सुनवाइए सबको, उनसे बात करिए। आप गांधीनगर पब्लिक स्कूल का सामने आया आशु, अभिभावकों से बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या कह रहे हैं जो अभिभावक धरने पर बैठे हैं। चलिए अभी बात करते हैं अभिभावक जो हमारे साथ है, अनुज गुप्ता। आशीष जी, मुझे कुछ कहना है। जी कहिए। मेरा ये कहना है कि सारे अभिभावक पूरे प्रदेश के, हम अपने मुरादाबाद में सब जगह आंदोलन चला रहे हैं सभी लोग, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि कोई सरकार का नुमाइंदा हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सभी लोग परेशान हैं, सभी आर्थिक संकट झेल रहे हैं, किसी के व्यापार ठप पड़े हैं, प्राइवेट वालों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, आधी अधूरी सैलरी मिल रही है और उसके बावजूद स्कूल वाले इतना दबाव बना रहे हैं स्कूल के लिए। और कोई पेरेंट अगर स्कूल चला जाए रिक्वेस्ट करने के लिए तो इतना बेइज्जत करा जाता है, उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि बेचारा पेरेंट निराश होकर मुंह लटका के वापस अपने घर आ जाता है। ये स्थिति बहुत खंडनीय है, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। अभिभावक बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है और उस लेडी का हस्बैंड सारे में धक्के खा रहा है, कभी सरकार ने पुलिस लाइन, लेकिन ने कहा कोई पता नहीं लग रहा कि कहाँ उन्होंने उनका पालन किया। चलिए आंसू समझ में आ गया कि वही दर्द मुरादाबाद में भी है, गाजियाबाद और मुरादाबाद का दर्द जुदा नहीं है, वही दर्द है। डॉक्टर पूजा के पास चलते हैं। डॉक्टर पूजा, जैसे मनीष शर्मा जी ने कानपुर में कमान संभाल रखी है और उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी है वो कि उन्हें क्या करना है और गाजियाबाद के आंदोलन को कहां तक ले जाना है और उनकी लड़ाई कैसे लड़नी है। आपकी आगे की रणनीति क्या है? पूजा जी, आपकी आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति, हमारा सुझाव सभी को ये रहेगा, जितने भी उत्तर प्रदेश के अभिभावक जो बैठे हुए हैं इस मामले को लेकर के, हम यही कहेंगे कि सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी अभिभावक हैं सबको ऑनलाइन क्लासेस का बहिष्कार कर देना चाहिए सामूहिक रूप से, और कैंडल्स लेकर के उतर जाना चाहिए सड़कों पर एक समय और एक दिन फिक्स करके, क्योंकि ये बात तब तक प्रशासन के दिमाग में नहीं घुसेगी जब तक उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारी किसी हरकत से। हम हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन हम अहिंसा का रास्ता अपना करके अपनी बात को पूरा करवा सकते हैं। और ये बात बहुत ही सही बात है, जेन्युइन बात है कि जब हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए उस दौरान, और जब अभी आज हमारे बच्चे उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरीके से वो सामान्य रूप से पढ़ते थे, तो हम अपनी उस समय की फीस को पूरा क्यों दें? पूरा जी, समय का अभाव है। आशीष सर, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह दीजिए। बस एक सवाल आखिरी,
आप कानपुर से मनीष जी से लेते हुए प्रोग्राम को खत्म करिए। मनीष शर्मा, आपने कमान संभाल रखी है कानपुर में, आप कब तक ये कमान संभाले रहेंगे? गाजियाबाद का उदाहरण आपके सामने है, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी है। और एक चीज और कहना चाहता हूं आदरणीय, ये आज हम लोगों ने एक डिमांड रखी थी डीएम साहब से, उन्नाव में सकारात्मक परिणाम आया था बैठक का। डीएम साहब बैठक अगर बराबर बुलाते रहे अभिभावकों की और मैनेजर्स एसोसिएशन की, क्योंकि एक लड़ाई में एक बात और निकल के आई है, जो छोटे स्कूल है उनके बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और बड़े बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी आंखें डिस्टर्ब हो रही हैं। आने वाले समय में आदरणीय देश को फौजी नहीं मिलेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि मोमबत्ती लेकर के मैदान में उतरना चाहिए और ये उम्मीद की मशाल जलानी चाहिए। ऑनलाइन क्लास का बहिष्कार होना चाहिए आने वाले अगर भविष्य को बचाना है, क्योंकि सरकार अगर कहूं तो संवेदनहीनता की हद होती है और अफसर तो हर वो हथकंडा अपनाने को तैयार बैठे हैं, जिसमें गाजियाबाद सबसे बड़ा उदाहरण हो गया है। हम लोग पहले से मान रहे थे शासन प्रशासन कुछ ऐसा ही करेगा और उसका दिख गया है। आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब कोरोना पॉजिटिव की हमारी रिपोर्ट आती है। मगर अभिभावकों से ये निवेदन है और ये अपील है कि ऑनलाइन क्लास का बहिष्कार कीजिए और सड़क पर उतरिए, और नहीं उतरे तो ये मान लीजिए ये हठयोग है अभिभावकों का। अभी नहीं तो कभी नहीं, आने वाले समय में आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। और दुर्गेन्द्र जी, बरेली से अंकुर सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ और वो भी आंदोलन को आने वाले समय में तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। अभिभावकों की आवाज अब दबने वाली नहीं है और अभिभावक निकल करके यहाँ जो बैठे हैं ये सारे अपने घरों से निकल करके आए और अपने बच्चों की समस्याएं हैं। भाजपा के नेताओं से, बड़े नेताओं से जो सरकार में बैठे हैं, उनसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि अपने नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन करा लो कि आज की तारीख में बोल क्या रहे हैं। वो बोल रहे हैं। समय का अभाव है। आशीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अभिभावकों के साथ के न्यूज जुड़ा हुआ है। के न्यूज अभिभावकों के साथ है। हम लगातार इस मुहिम को जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक अभिभावकों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक अभिभावकों को न्याय नहीं मिल जाता। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।